भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं हमें राज्य सूची के अंतर्गत। इसके पहले क्लास में हम बता दिए थे कि समवर्ती सूची में, संघ सूची में और राज्य सूची में कितनी कितनी प्रविष्टियाँ आती है। तो जैसे कि हम लोगों ने संघ सूची में देखे थे तो कितने आए थे? मेरा 97 आया था। और समवर्ती सूची में देखे थे इसमें 47 आया था और राज्य सूची में 66 आया था। तो इतना प्रविष्टियाँ दी गई है, ये भी सवाल पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद जैसे ही अगला सवाल में आएंगे दोस्तों, तो आगे वाला सवाल है मेरा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। बिल्कुल भी ये नहीं है सही। जैसे कि आपको पता होगा कि जो नागरिकता होता है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई मान के चलो अमेरिका के आदमी आ गया, भारत के में पैसा जमा कर दिया तो यहाँ का नागरिक हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो जो अभी एनआरसी की बातें हो रही है दोस्तों, उसके बारे में बातें हो रही है। तो वो पारित किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम के किसको नागरिकता दिया जाए और किसको नहीं दिया जाए। ठीक, इसके बारे में अगर कि हम लोग जानना चाहें कुछ, तो जो नागरिकता अधिनियम है दोस्तों, वो जैसे कि आपको पता होगा 9 दिसंबर 2019 को ये लोकसभा में पारित हुआ था, तथा उसके बाद ही 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हो गया था। उसके जस्ट बाद 12 दिसंबर को 2019 को ही राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिल गई थी और 10 जनवरी 2020 को नागरिक संशोधन अधिनियम को पारित कर दिया गया था, यानी कि लागू कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? यानी कि विधि का नियम, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायालय, इसका मतलब होता है। ये जैसे कि शब्द से ही पता चल रहे हैं हमारे। नेक्स्ट सवाल जो बीपीएससी ने पूछ रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान करती है? तो वो जैसे कि पता होगा, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति और राज्य मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर किसके बारे में कुछ जानना चाहे तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जो हाई कोर्ट होता है आर्टिकल 32 के द्वारा उसके पास ये पावर है, तथा उच्च न्यायालय के पास आर्टिकल 226 के द्वारा ये जो रिट जारी करने का मतलब प्रावधान है इसमें है। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, जो रिट जारी करने का शक्ति है जो उच्चतम न्यायालय को है, यानी कि जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, 32 आर्टिकल के थ्रू होता है, और जो हाई कोर्ट को है वो आर्टिकल 226 के थ्रू है। टोटल जो रिट का प्रकार होता है दोस्तों, 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कभी अगर के डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग इंडियन पॉलिटी, तो उसमें सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकार जैसे आपको पता होगा भाग 3 में दिया गया है 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये तो लगभग हमको लगता है ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये पता नहीं होगा। तो आर्टिकल 19 की तरह मेरे को राइट टू स्पीच दिया गया है। उसके बाद जैसे ही आगे सवाल में बढ़ते हैं, तो मेरा अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो वो क्या नहीं है? वो है मेरा संपत्ति का अधिकार। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले ये भी मूल अधिकार था, लेकिन इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकारों से हटा दिया गया तथा आर्टिकल 300 के क में फिर जाके वहाँ पे रखा गया, और ये एक विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। अब यही पूछता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो वहाँ पे आपको मानना होगा, ऑप्शन में दिया रहेगा विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार, तो दोनों में से कोई आप टिक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे कि निम्नलिखित संवैधानिक
उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है? तो किसे कहा गया है दोस्तों? तो वो कहा गया है मेरा अधिकार परीक्षा रीट को। जैसे कि आपको पता होगा, अगर कि इसमें एक अच्छे से बात याद रखें, जो आर्टिकल मेरा 32 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको जो कहा था वो संविधान का आत्मा और हृदय कहा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा 70 नंबर क्वेश्चन आता है। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य मतलब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमारा बात होता है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सवाल यहाँ पे मेरा है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली किसके अंतर्गत तो किया है, यानी भारत के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो आपको जैसे ही पता होगा, जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों वो परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि उसको बदला नहीं जा सकता है, जबकि जो मेरा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, वो परिवर्तनीय है। तो इसका मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस क्लास का लास्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन है दोस्तों है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। जैसे कि ये बहुत पहले ही हम लोग इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उसको 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा जोड़ा गया था। तो अगर कि इसके बारे में थोड़ा जानने पड़े, जो स्टार्टिंग में जो मौलिक अधिकार थे दोस्तों वो टोटल का टोटल 10 थे, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्यों को 11 संख्या बना दिया गया, यानी कि 1 इसमें बढ़ा दिया गया। तो आज है मेरा 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। जैसे कि इससे पहले की क्लास में हमें बता दिया था, जो मौलिक कर्तव्य था दोस्तों वो टोटल 10 था, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसको एक और जोड़ दिया गया तथा टोटल जो मौलिक कर्तव्य मेरा हो गया दोस्तों वो हो गया 11। ठीक है, तथा इसी मौलिक कर्तव्य को आचार आदेशों के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य है दोस्तों? वो है मेरा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 76 है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं आप लोग कि राष्ट्रपति है क्या है? संसद का हिस्सा नहीं है, संसद का हिस्सा होता है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में भाग लेता है। तो राष्ट्रपति जो दोस्तों वो संसद का हिस्सा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि इससे पहले इसके बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। आपको पता होगा जो भारत का राष्ट्रपति होता है दोस्तों वो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों का मतलब मिलजुल कर संसद का निर्माण करता है, तथा वह संसद का एक अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है राष्ट्रपति को। आशा करता है इतना आप समझ गए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 मेरा आता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, कैसे किया जाता है? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा या खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों आंसर सही है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो ऑप्शन बी से भी होता है और अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। अगर कि आपको इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में साझा हमसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। कौन उसका जो मतलब निपटारा करता है दोस्तों? वो निपटारा करता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये इसका जो मतलब उल्लेख मिलता है हमको आर्टिकल 71 में मिलता है, तो ये बातें याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त।
नेक्स्ट सवाल चलने से पहले अगर कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आपको लाइक करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा सवाल नंबर 79 है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? तो उसको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, जैसे कि जो आप जानते हैं महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 के थ्रू उसको हटाया जा सकता है। उसी तरह अगर कि हम नेक्स्ट सवाल 80 में चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? यानी कि हमको बताना है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो होता है मेरा राष्ट्रपति। ये सब लोग जानते हैं।